चलिए बिना किसी देरी के इस चर्चा में सीधा गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, बरसात की एक बेहद डरावनी रात, बादलों की कान फोड़ देने वाली गरज और सन्नाटे को चीरती हुई बिजली। खौफनाक है ना? दरअसल इन्हीं सब के बीच कुछ ऐसी कहानियां दबी होती हैं जिन्हें हम अक्सर बस कहानियां समझकर टाल देते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम ऐसे ही कुछ अनकहे किस्सों की तह तक जाएंगे। ये लोक कथाओं और शापित इतिहास के वो पन्ने हैं जहां विज्ञान और हमारी सारे तर्क बस हार मान लेते हैं। हम कोशिश करेंगे उन वीरान रास्तों के पीछे छुपे भयानक सच को समझने की, जिन पर चलने के नाम से ही लोग आज भी कांप उठते हैं। अब स्क्रीन पर दिख रही ये लाइन कोई आम चेतावनी नहीं है। ये राजनपुर गांव के एक बुजुर्ग रामस्वरूप बाबा के बरसों के तजुर्बे का निचोड़ है। एक तूफानी रात थी, अलाव जल रहा था और रामस्वरूप बाबा गांव में आए एक नए मेहमान अजय को ये हिदायत दे रहे थे। इस एक छोटे से वाक्य ने ही जैसे पूरे माहौल में एक अजीब सी सीरन पैदा कर दी। ये साफ दिखाता है कि वहां के लोकल लोगों के मन में उस पुराने पीपल वाले रास्ते को लेकर कितना गहरा और कितना असली खौफ बसा है। उनका मानना है कि जो भी वहां गया वो या तो कभी लौटा नहीं या फिर अपना दिमागी संतुलन ही खो बैठा। यहाँ ना एक बहुत ही सीधा और दिलचस्प टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है हमारा अजय जो शहर से आया है, उसका दिमाग पूरी तरह से लॉजिक और साइंस पर चलता है। उसके लिए रामस्वरूप बाबा की ये सारी बातें बस एक अंधविश्वास है, एक कोरी अफवाह। और दूसरी तरफ है गांव वाले जिनका डर 100% असली है। होता क्या है कि अजय को शहर वापस लौटने की जल्दी होती है, बसें बंद हो चुकी हैं, तो वो टाइम बचाने के लिए उसी शापित शॉर्टकट को चुनने का फैसला कर लेता है। ये सिचुएशन उस इंसानी फितरत को बहुत ही सटीक तरीके से दिखाती है, जहां हम अक्सर अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अनजान खतरों को सीधे सीधे नकार देते हैं। अब देखिए कि ये डर कदम दर कदम कैसे बढ़ता है। अजय का सफर एक बिल्कुल आम से जंगल के रास्ते से शुरू होता है। सिर्फ झींगरों और मेंढकों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगता है। अचानक उसे एक सफेद साड़ी पहने औरत के रोने की, सिसकने की आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही वो उस आवाज के करीब जाता है, उसके हाथ में मौजूद टॉर्च, जो कहीं ना कहीं आधुनिक तकनीक का प्रतीक है, अचानक बंद हो जाती है। बिल्कुल खूब अंधेरा। और फिर आता है सबसे खौफनाक पल। ठीक पीछे से किसी की बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां अजय के कंधे को छूती हैं। ये पूरा सीक्वेंस इतने बेहतरीन तरीके से उस साइकोलॉजिकल और फिजिकल डर को दिखाता है जो अजय उस छोटे से रास्ते पर महसूस कर रहा था। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो आत्मा थी कौन? तांत्रिक गिरधारी के मुताबिक वो राधा की आत्मा थी। और देखिए, ये कोई आम भूतिया कहानी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही दर्दनाक इतिहास है। राधा का चेहरा खून से लथपथ था, उसकी आंखें नहीं थी। क्यों? एक भयानक धोखे की वजह से। लालच में आकर उसके ही बचपन के प्रेमी मोहन ने उसे बड़ी बेरहमी से मार डाला था। तब से बस उसी क्रूर धोखे का बदला लेने की तड़प में राधा की आत्मा उस विशाल पीपल के पेड़ की जड़ों से बंधी हुई है। ये चीज हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अक्सर इन खौफनाक लोक कथाओं के पीछे दरअसल एक बहुत ही हिंसक इंसानी जुर्म छिपा होता है। इन शब्दों में राधा की आत्मा का गहरा दुख और भयानक गुस्सा बिल्कुल साफ झलकता है। जब तांत्रिक गिरधारी अजय को बचाने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि अजय निर्दोष है, तब राधा का ये दर्दनाक जवाब आता है। ये सिर्फ एक आत्मा की आवाज नहीं है, बल्कि उस पूरे समाज पर एक तमाचा है जिसने उसे मरने के लिए बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। और इसी दर्द के बीच हम देखते हैं कि कैसे उस पीपल के पेड़ की जड़ें अचानक जिंदा सांपों की तरह हिलने लगती हैं और असली कातिल यानी मोहन को खींचते हुए अंधेरे में ले जाती हैं। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठती हैं और राधा का न्याय, हालांकि एक बहुत ही भयानक रूप में, आखिरकार पूरा होता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इस टाइमलाइन पर जरा गौर कीजिए। पहली रात मोहन मारा गया, सबको लगा कि चलो बदला पूरा हुआ और अब शांति हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक 6 महीने बाद अजय को पता चलता है कि उसी रास्ते से 3 और लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए हैं। इधर अजय को लगातार उसी पीपल के पेड़ और राधा के डरावने सपने आ रहे थे। ये भयानक सपने और रामस्वरूप बाबा की लिखी एक चिट्ठी अजय को मजबूर कर देती है कि वो वापस उसी गांव में जाए और उस आत्मा का हमेशा के लिए सामना करे, जो अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली हो चुकी है। और ये है उस आखिरी रोंगटे खड़े कर देने वाले टकराव का नतीजा। जब अजय और कमलेश तांत्रिक गिरधारी के साथ उस पेड़ के पास पहुंचते हैं, तो सामने सिर्फ राधा नहीं थी,
बल्कि कई सड़ी गली आत्माओं की पूरी फौज खड़ी थी। तांत्रिक गिरधारी अपनी पूरी ताकत झोंक कर एक रक्षा घेरा बनाते हैं और उन आत्माओं को पीछे धकेलते हैं। एक बहुत तेज रोशनी होती है और जब सब कुछ शांत होता है तो आत्माएं तो वहां से गायब हो जाती हैं, लेकिन उस पीपल के पेड़ की छाल पर एक गहरा काला धुआं उगलता हुआ निशान हमेशा के लिए रह जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे वो खौफ आज भी वहीं कहीं जिंदा है और धड़क रहा है। चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की ओर, एक और खौफनाक इतिहास की तरफ। ये कहानी है द हाईवे टू नोवेयर की, यानी एक ऐसा हाईवे जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए, दिसंबर की हाड़ कंपा देने वाली ठंड, चारों तरफ बिछा हुआ एक घना सफेद कोहरा और आरुष नाम का एक अकेला मुसाफिर। उसकी बस उसे एक सुनसान जंगल वाले ढाबे पर पीछे छोड़कर जा चुकी है। सच कहूं तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो अच्छे भले इंसान को दिमागी तौर पर तोड़ कर रखते। अब सोचिए, ये कितना बड़ा खतरे का संकेत था जिसे आरुष बिल्कुल समझ ही नहीं पाया। वो ढाबे का मालिक शाम के ठीक 5 बजते ही अपनी दुकान पर ताला लगा रहा था। एक हाईवे के ढाबे का शाम 5 बजे बंद होना अपने आप में एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। जब आरुष उससे पूछता है तो ढाबे वाला बस इतना कहता है कि ये जगह जैसी दिखती है वैसी है नहीं। अंधेरा होने के बाद यहाँ रुकने का मतलब है सीधे मौत को दावत देना। ये चेतावनी हमें याद दिलाती है कि कई बार लोकल लोगों की कुछ अजीबोगरीब आदतें अक्सर किसी बहुत बड़े और गहरे रहस्य को अपने अंदर छुपाए होती हैं। आगे बढ़ने से पहले इस एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, छलावा। हमारी भारतीय लोक कथाओं में छलावा एक ऐसी भ्रामक आत्मा या माया को कहा जाता है जो रात में सफर करने वालों को कंफ्यूज करती है, उन्हें भ्रमित करती है। ये आत्माएं अजीब अजीब आवाजें निकालकर या अपना रूप बदलकर लोगों को सही रास्ते से भटकाकर मौत के मुंह में धकेल देती हैं। अब होता यह है कि जैसे ही आरुष मदद की तलाश में ढाबे से निकलकर सामने अंधेरे में डूबे एक गांव की तरफ बढ़ता है, उसे अजीब सी रोने की आवाजें आने लगती हैं। यह सिचुएशन हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वो आवाजें सच में किसी इंसान की थी या फिर आरुष किसी छलावे के खतरनाक जाल में फंसता जा रहा था। इस पूरे घटनाक्रम को जरा ध्यान से देखिए। आरुष का एक्सपीरियंस लगातार खौफनाक होता जा रहा है। पहले वो रोने की आवाजें सुनता है, फिर उसकी मुलाकात किशन नाम के एक अजीब से अजनबी से होती है जो पेड़ों के पीछे कहीं छिपा हुआ है। किशन उसे बार बार चेतावनी देता है कि गांव के अंदर मत जाना, लेकिन आरुष वो उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। और फिर जैसे ही आरुष उस गांव के पहले घर के पास पहुंचता है, वो एक ऐसा मंजर देखता है जो होश उड़ा दे। एक औरत जो पेड़ की डाल पर उल्टी लटकी हुई है और जोर जोर से पागलों की तरह हंस रही है। मतलब ये दृश्य किसी भी इंसान की रूह कंप पाने के लिए काफी है। और फिर आता है वो सच जो पैरों तले जमीन खिसका दे। जब आरुष अपनी जान बचाकर वापस किशन की तरफ भागता है तो किशन उसे उस अंधेरे गांव की असलियत बताता है। वो कहता है कि जिस गांव में आरुष जाने की कोशिश कर रहा था वो कोई आम गांव है ही नहीं। पिछले 75 सालों से, जी हां, आपने सही सुना, पूरे 75 सालों से उस गांव में किसी जीवित इंसान ने कदम तक नहीं रखा है। वो गांव पूरी तरह से वीरान और शापित है। यहां ये संख्या 75 सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरे, काले और खूनी इतिहास की जी जागती गवाही है। अब इस शाप के पीछे का जो इतिहास है ना, वो सच में आपको हिलाकर रख देगा। ये कहानी आजादी से ठीक पहले की है। एक ब्रिटिश अधिकारी की नजर गांव की एक लड़की रूपा पर पड़ गई थी। जब रूपा के पिता ने इसका कड़ा विरोध किया और रातों रात उसकी शादी तय कर दी, तो अंग्रेजों के एक चापलूस और भ्रष्ट लोकल मुखिया ने अपना खौफ कायम रखने के लिए एक बहुत ही दरिंदगी भरा कदम उठाया। 22 दिसंबर 1946 की वो सर्द आधी रात, जब पूरे गांव में शादी का जश्न चल रहा था, उस मुखिया ने गांव को चारों तरफ से घेरकर पेट्रोल छिड़क दिया। और ये जो तुलना हम देख रहे हैं ना, ये बहुत कुछ बयां करती है। लोक कथाओं के मुताबिक मरने के बाद गांव वालों की आत्माओं ने अपने कातिलों यानी उस मुखिया और उसके आदमियों को तो मार डाला, उन्होंने अपना इंतकाम ले लिया। लेकिन उस रात जो भयानक हिंसा और क्रूरता हुई थी, उसका असर इतना गहरा था कि उन आत्माओं को कभी मुक्ति मिली नहीं पाई। वे हमेशा हमेशा के लिए शापित हो गईं। वे उसी राख और उन्हीं खंडरों में भटकने को मजबूर हो गईं, ताकि जो कोई भी रात के समय उस गांव की सीमा में कदम रखे वो कभी जिंदा वापस न जा सके। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो आपके और मेरे दिमाग में आना लाजमी है वो ये कि अगर आग में सबके सब मारे गए थे तो ये किशन आखिर कौन है। किशन आरुष को एक पुराने खंडरनुमा घर में ले जाता है और कहता है कि वो वहां सुबह तक महफूज रहेगा। लेकिन जरा सोचिए,
अगर 1946 की उस भयानक रात में पूरा का पूरा गांव जलकर राख हो गया था और 75 सालों से वहां कोई इंसान नहीं रहता, तो फिर ये घुंघराले बालों वाला किशन कौन है? ये एक ऐसा सवाल था जो डर के मारे अरुष के मन में उस वक्त तो नहीं आया, लेकिन जब सुबह हुई तो सच्चाई कुछ और ही थी। और यहीं आता है इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक झटका। सुबह जब आरुष की आंख खुलती है तो उसे उसी टूटे फूटे कमरे की जमीन पर एक बहुत पुराना, धूल में सना हुआ शादी का कार्ड मिलता है। उस कार्ड पर लिखा था, रूपा संग किशन, 22 दिसंबर 1946। आरुष के तो जैसे होश ही उड़ गए। जिस किशन ने रात भर उसकी जान बचाई, जिसे वो एक आम इंसान समझ रहा था, वो कोई इंसान था ही नहीं। वो 75 साल पहले मारा गया वही बदनसीब दूल्हा था। वो भी उन्हीं भटकती आत्माओं में से एक था। क्या हम कभी सच में जान पाते हैं कि जिन सुनसान, अंधेरे रास्तों पर हम चलते हैं, उनके नीचे कौन सा खूनी इतिहास दफन है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी चर्चा के बाद हमें खुद से जरूर पूछना चाहिए। चाहे वो लालच का शिकार हुई राधा की आत्मा हो या फिर क्रूरता की भेंट चढ़ा किशन का वो गांव, ये लोक कथाएं सिर्फ हमें डराने के लिए नहीं होती। ये उन अनकहे अपराधों, उन आंसुओं और उस खूनी इतिहास की गवाह होती हैं जिन्हें समय ने तो मिटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आत्माओं ने नहीं। आगे से जब भी रात के सफर में कोई अनजान रास्ता आपके सामने आए, तो ये सोचना लाजमी है कि उस रास्ते की मिट्टी में आखिर क्या दफन है। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। मुझे यकीन है कि इस शापित इतिहास ने आपको कुछ नया और गहरा सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा।